गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम सेकेंड चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत 1950 से 90 के बीच में हम कृषि के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए गए थे इसका अध्ययन करेंगे। कृषि के अंतर्गत बहुत सारे कार्य हुए थे। खाद्यान्नों की आपूर्ति कृषि से ही हो रही थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 85% जनसंख्या इसी पर निर्भर थी, तो इसके डेवलपमेंट को मुख्य रूप से उद्देश्य बनाते हुए कार्य किया गया था। कृषि के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए गए, कौन कौन से सुधार किए गए, वो सब हम भू सुधार के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर एक बहुत बड़ा चरण हमारे कृषि के क्षेत्र में आया था हरित क्रांति का, उसके अंतर्गत बहुत सारी नई नई जानकारियाँ लेंगे बच्चों हम। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक सहायकी। सहायकी कहते हैं बच्चों सब्सिडी को। सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर लैंड पर दी जाती है, किसानों को दी जाती है, वो सहायकी कब तक दी जानी चाहिए, कितनी दी जानी चाहिए, ऐसे टॉपिकों पर कृषि के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 से 90 के बीच का अध्ययन किया जाएगा। स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों, में ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। आपने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि क्षेत्र में ना तो समृद्धि हुई थी और ना ही समता रह पाई थी, बल्कि उत्पादन क्षमता में गिरावट आ गई थी और कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या बढ़ गई थी। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा और उन्हें भू सुधारों और उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया गया था। लेकिन पहले कुछ भूमि में सुधार भी किए गए थे। वो कौन कौन से सुधार थे, हम सबसे पहले टॉपिक के अंतर्गत उसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भू सुधारों में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में भू धारण पद्धति में जमींदार, जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार होने ही नहीं देते थे, मात्र लगान की वसूली ही करते थे। भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा था। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य ही हमारा जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। पहला भूमि सुधार क्या था? बिचौलियों की समाप्ति। ये जो बिचौलिए थे ना, हमारे दलाल जो थे, बिचौलियों की समाप्ति का कानून बनाया गया। फिर जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया। बच्चों आगे बढ़ रही हूँ मैं। जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन। जोतों के स्वामित्व से मतलब है जो कृषि कार्य करेगा जोत उसी की हो जाएगी, ऐसा कानून बनाया गया और उसका कड़ाई से उसको लागू किया गया, जिससे कृषि सुधार हो, जिसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन का कार्य, बिचौलियों की समाप्ति का कानून और वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठा लिए गए थे। इसका उद्देश्य था भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा, मतलब वो किसान अपना पैसा पूंजी उसमें लगाएंगे, भूमि पर लगाएंगे, बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण। तीसरा हमारा जो सुधार किया गया, जोतों की सीमा का निर्धारण किया गया। न्यूनतम सीमा इतनी तो सीमा का निर्धारण किया गया, जिससे कि जोतें मिनिमम इतने आकार की तो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा उसके टुकड़े नहीं किए जा सकें। एक दूसरी नीति थी जिसका अर्थ था किसी भी व्यक्ति को कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों के भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। कई लोग तो कई हेक्टर बल्कि कई गांव के बीघा जमीनों के मालिक होते थे और वो काश्तकारों से कृषि कराकर उत्पादन कार्य करते थे, कृषि उत्पादन करते थे।
ऐसी स्थिति के अंदर हमारी सरकार ने काश्तकारों को मुक्ति प्रदान करने के लिए जो कृषि कार्य करेगा वो ही भूमि का मालिक होगा। और दूसरा, जोतों की सीमा निर्धारित कर दी गई कि एक व्यक्ति के पास इतनी सीमा तक ही भूमि कृषि भूमि हो सकती है, कृषि भूमि हो सकती है। आगे फिर जो कार्य किए गए थे, बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा क्या निकला? जो बिचौलियों की समाप्ति की गई, इसका क्या परिणाम निकला कि लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क स्थापित हो गया। वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भू स्वामित्व ने उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु बिचौलियों के उन्मूलन कर समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई, क्योंकि पूरे देश में इस कानून का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदार के कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामियों ने अपने किसान भूस्वामी होने का दावा किया। कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिक जैसे बटाईदार और भूमिहीन श्रमिक को भूमि सुधारों से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। अधिकतम भूमि की सीमा का निर्धारण जो कानून का किया गया था, इसमें भी अनेक बाधाएं आई थी। ये जो हमारी सीमा की निर्धारण किया गया था, इसमें भी अनेक दिक्कतें आ रही थी। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालयों में चुनौतियां दी थी, जिसके कारण इन कानूनों को लागू होने में देरी हो गई। इस अवधि में वे अपने भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम कराकर कानून से बच गए। कानून ने भी अनेक कमियां थी, जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखा था और लाभ उठाया था। केरल तथा पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक रूप में किसानों को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। इसी कारण से इन प्रांतों में भू सुधार कानून या कार्यक्रम को विशेष सफलता मिली थी। कहाँ कहाँ सफलता मिली थी बच्चों? एक तो केरल, जहाँ की सरकार प्रतिबद्ध थी, और पश्चिम बंगाल, जहाँ की सरकार ने सोच लिया था किसानों की मदद करनी है। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों से मतलब अन्य राज्यों में सरकारों में इस स्तर की प्रतिबद्धता नहीं थी। अतः आज तक जोतों में भारी असमानताएं बनी हुई है। ये हमारे भूमि सुधार से संबंधित जो कार्यक्रम देश में अपनाए गए थे, इसका मैं चार्ट बनाकर भेज दूँगी आपको, और उसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा हरित क्रांति है। नाम आपका सुना हुआ है, कृषि के क्षेत्र में आई थी। गेहूं की फसल के संदर्भ में मुख्य रूप से हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति 60 के दशक, या दूसरे शब्दों में हम कहें तीसरी पंचवर्षीय योजना के स्टार्टिंग जब हुई थी, हमारे तीसरी पंचवर्षीय योजना की एंडिंग के बाद प्रारंभ हुई थी 1966 से। लेकिन 1956 के अंदर भी कुछ कदम उठाए गए थे, वो सब आपको जानकारी आपके उसमें भेज दी जाएगी नोट्स के माध्यम से। बुक में आपके क्या दे रखा है उसको पढ़ते हैं अपन। हरित क्रांति में स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्र में उत्पादन बहुत ही कम था, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिसंख्यक किसानों के पास आधारिक संरचना का भी नितांत अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर थी। यदि मानसून स्तर कम होता तो किसानों को कठिनाइयाँ होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ये सुविधाएं कुछ ही किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य था उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय हो गया था? उच्च किस्म वाली बीजों के प्रयोग से। विशेषकर ये किस्में आई थी गेहूँ और चावल के उत्पादन में वृद्धि। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों और निश्चित जल आपूर्ति, पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों और निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। इन आगतों का, आगत कहते हैं इनपुट्स को, ये जो साधन कृषि कार्य में प्रयोग होते हैं इन्हें आगतें या इनपुट कहा जाता है। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण था। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशक आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग
HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया था। हरित क्रांति का द्वितीय चरण जो 1970 के दशक के मध्य से 1980 के मध्य तक चला था, HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंच गया और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार से हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार में भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई थी। अब हम अपने राष्ट्र की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह अपने उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं के उपभोग के लिए रख लेते हैं तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्पादन हुआ आपके घर में और आपने उस प्रोडक्शन को बाजार में बेच दिया तो अर्थव्यवस्था में वो GDP में सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन यदि वो प्रोडक्शन आपने अपने घर पर ही रख लिया किसान ने, तो ऐसा अर्थव्यवस्था के विकास पर कोई योगदान नहीं होगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच देते हैं तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विपणित अधिशेष कहलाता है। विपणित अधिशेष किसे कहते हैं? बाजार किसान के द्वारा जितना भी टोटल प्रोडक्शन किया जाता है उस प्रोडक्शन का कुछ भाग अपने जीविकोपार्जन के लिए रख लिया जाता है और बचा हुआ भाग बाजार में बेच दिया जाता है। ये जो बाजार में बेचा हुआ भाग होता है उत्पादन का, इसे ही विपणित अधिशेष के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हरित क्रांति के काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आ गई थी। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों की कीमतों में इस सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त करके सुरक्षित स्टॉक बना सकी। सुरक्षित मतलब यदि कोई कभी बाढ़ अकाल की स्थिति आ जाए तो उसके सरकार के पास अपने देश के खाद्यान्न आपूर्ति के भंडार होने चाहिए। सुरक्षित स्टॉक बना सकी जिसे खाद्यान्न की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह से निरापद नहीं थी। यह जोखिम यह भी था कि इससे छोटे किसान और बड़े किसानों के बीच की असमानताएं बढ़ने लगी थी। केवल बड़े किसान अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ मिल सका। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावनाएं अधिक होती थी। ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता है। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएं गलत साबित हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए, उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी ताकि छोटे किसान भी आवश्यक आगतें उपलब्ध कर सकें। छोटे किसानों को इन आगतों की प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम कम हो गए जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों की बर्बादी का कारण थे। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिलता। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम सहायकी पर बहस करेंगे। ये आर्थिक सहायता कृषि क्षेत्र में क्या होती है, इस पर बहस की जाएगी। थैंक यू।